हाइपोक्सिया। अगला देखिए हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है? आपको क्या बताना है? हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया क्या है? कीर्ति त्रिपाठी बता रहे हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। सर आरबीसी मापते कैसे हैं? बताया ना मैंने। आकाश पूछ रहे हैं सर आरबीसी मापते कैसे हैं? हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से काउंट करते हैं। नोट कर लीजिएगा, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से काउंट करते हैं। किससे काउंट करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। हमने पूछा है हाइपोक्सिया क्या है, और हाइपोक्सिया से रिलेटेड एक कहानी आप जान लीजिएगा। हाइपोक्सिया से रिलेटेड मान लीजिए सबसे पहले हम समझेंगे एनीमिया। एनीमिया है ना। हाइपोक्सिया को समझने से पहले हम समझ लें एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी। एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी है ना। खून की कमी का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें आरबीसी की संख्या घट जाती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। आरबीसी की संख्या क्या होती है? घट जाती है ना। हम बता क्या रहे थे? पहले क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है? हाइपोक्सिया। उसको मैंने यहीं पर थोड़ी देर के लिए विराम लगा दिया है। एनीमिया पर आ गए हैं। एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी। और खून की कमी का मतलब आरबीसी की संख्या घट जाती है। लक्षण क्या आने लगते हैं एनीमिया के? जैसे चिड़चिड़ापन। क्या होता है? चिड़चिड़ापन है ना। थकान, आलस्य है ना। ये क्या हो जाते हैं? आलस्य। और कहीं किसी फीमेल को अगर एनीमिया, ज्यादातर फीमेल को ही होता है, ज्यादातर फीमेल को ही होता है एनीमिया। एनीमिया हो गया यानी खून की कमी हो गई है। अब वो कैसी चिड़चिड़ी, कुछ भी आप बात कर रहे हैं तो आपको चिल्ला ले रही है ना। हमेशा लेजी बनी, इधर उधर कहीं कोने में बैठी, कहीं बिस्तर पड़ी है। आलस्य उसको बहुत आ रहा है, थकी थकी महसूस हो रही, कोई काम भी नहीं कर रही है ना। पता चल रहा है नहाने का भी मन नहीं हो रहा, तो 4-6-10 दिन से नहाई भी नहीं है। तो कैसा महसूस करेंगे लोग? समझेंगे आज भी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं इनको कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है। तो तुरंत बहुत लोग आज भी ये करते हैं कि बीमारी में डॉक्टर के बजाय वो किसी न किसी बाबा जी के पास में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को अगर किसी बाबा के पास में ले जाएंगे तो वो साधु महाराज या बाबा जी क्या बताएंगे? वो बड़े वैज्ञानिक हैं। वो कहेंगे कि ऐसा है, आप इसको लेके चले जाइए वैष्णो देवी। तांत्रिक के पास ले जाएंगे तो वो तांत्रिक क्या कहेगा कि इनको लेकर के आप चले जाइए वैष्णो देवी और माता जी सब इनका कल्याण कर देंगी। अब आप वैष्णो देवी गए बाबा जी के बताने के अनुसार, तो वैष्णो देवी आपको पता है कि ऊंचाई पर, वैष्णो देवी क्या है? ऊंचाई पर है। पहली बात तो आप लेकर के गए हैं तो थोड़ा उनका माहौल क्या हुआ है? चेंज हुआ है। अब ऊंचाई पर पैदल उनको लेकर के गए हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? घटेगी। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? घटेगी, है ना। जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो ब्लड में क्या होगा? आरबीसी की संख्या अपने आप बढ़ेगी। ब्लड में क्या होगा? आरबीसी की संख्या अपने आप बढ़ेगी। पता चलेगा कि आरबीसी की संख्या बढ़ गई तो खून की कमी जो थी वो पूर्ति हो गई है।
और अब लौटते लौटते उनको महसूस होने लगा है कि अब चिड़चिड़ापन भी नहीं है, थकान भी नहीं है, आलस्य भी नहीं है, क्योंकि एनीमिया जाने लगा है। और लौट करके आ जाएंगे बाबा जी के शरण में और कहेंगे आपकी कृपा दृष्टि से ही सब सही हो गया, है ना। यही है हाइपोक्सिया कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। पूजा बता रही सारा रोग खत्म माता रानी की कृपा से। हाँ, तो जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, घटती है, और हमारा शरीर अपने आप क्या करता है कि आरबीसी का निर्माण करने लगता है, यही क्या होता है, हाइपोक्सिया। इसीलिए आप देख लीजिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि कलर उनका थोड़ा चेहरे का कैसा होता है, लाल होता है। पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके चेहरे का कलर या रंग कैसा होता है, लाल होता है। मुझे लगता है हाइपोक्सिया आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ फैक्ट हैं जिनको आप नोट करते चलिएगा। आरबीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उनको आप नोट करते चलिएगा। फैक्चुअल है वो हम आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीजें लगभग मैंने आपको करा दी है। आरबीसी से रिलेटेड 7-8 जो फैक्ट हैं महत्वपूर्ण है वो आप नोट कर लीजिएगा। पहला लिख लीजिएगा कि आरबीसी डिफ्यूजन प्रोसेस कहां पर होता है? आरबीसी डिफ्यूजन प्रोसेस कहां पर होता है? याद रखिएगा, लीवर में। आरबीसी डिफ्यूजन प्रोसेस कहां होता है? लीवर में होता है। और मानव में, ह्यूमन बीइंग्स में आरबीसी का जो साइज होता है, वो कितना होता है? मानव में, ह्यूमंस में आरबीसी का जो साइज होता है वो कितना होता है? बिल्कुल हिंदी ही, सब हिंदी। कभी कभी कुछ शब्द जो होते हैं वो बायो के हिंदी में बने नहीं हैं तो इसलिए बोल दिया जाता है, बाकी हिंदी में ही बताएंगे, है ना। बिल्कुल हिंदी में बताएंगे ऋषभ जी, हिंदी में ही बता भी रहे हैं। मैंने पूछा है मानव में आरबीसी का साइज कितना होता है? मानव में आरबीसी का साइज कितना होता है आपको बताना है। मानव में आरबीसी का साइज कितना होता है? आंसर करिए। 30 सेकंड का हम आपको समय देते हैं और तब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। 2 घंटे की क्लास है ना, और लगातार लेक्चर ही देना है, तो इसलिए शिवानी बता रही हैं 5.6, कृति त्रिपाठी 6.8 से 8, रवि गुप्ता 6.8 से 8। देखिए सही आंसर जो है वो एग्जैक्टली आपको मैं बता दे रहा हूँ 7.2 म्यू एम। याद रखिएगा, मानव में आरबीसी का जो साइज होता है वो 7.2 म्यू एम। नोट कर लीजिएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो मैंने कलेक्ट किया है और आपको लिखाई दे रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो आरबीसी से रिलेटेड जितना था मैंने बता दिया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि मानव में आरबीसी का जो साइज होता है वो 7.2 म्यू एम होता है। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा आरबीसी किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा संख्या में आरबीसी किसमें पाई जाती है? पूछा जाए सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी किसमें पाई जाती है, बताइए। अब कुछ फैक्चुअल है तो हाँ आकाश जी, मैंने कहा था कि आरबीसी का जो डिफ्यूजन होता है
वो लीवर में होता है, या डिफ्यूजन प्रोसेस जो होती है वो कहाँ होती है? लीवर में। अब वहीं पर न रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे ज्यादा आरबीसी किस में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी किस में पाए जाते हैं? मैमल्स। जैसे दे दिया जाए विकल्प में दे दिया जाए, चलिए हम विकल्प दे दे रहे हैं। विकल्प ए में दे रहे हैं, आप ले लीजिए मनुष्य। विकल्प बी में दे रहे हैं ऊंट ले लीजिए। विकल्प सी में दे रहे हैं गाय, और डी में कुत्ता। अब आपको बताना है, तुक्का लगा रहे हैं आप लोग, लेकिन सही तुक्का लगा है। ऊंट क्या है? सही आंसर। ए वाले गलत है, बी सही है। सबसे ज्यादा आरबीसी जो पाई जाती है वो ऊंट में पाई जाती है। सबसे ज्यादा आरबीसी किस में पाई जाती हैं? ऊंट में पाई जाती है। याद रखिएगा, कितनी पाई जाती है? सबसे ज्यादा आरबीसी ऊंट में पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा आरबीसी ऊंट में पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं? ये भी कमेंट्स कर दीजिए, 30 सेकंड का ही समय है आपके पास में। सबसे ज्यादा आरबीसी किस में पाई जाती है? ऊंट में, लेकिन कितनी पाई जाती हैं? करेगा कोई आंसर? बोले नहीं पता। ये काम अच्छा है, जो ना पता हो तुरंत कहना चाहिए कि नहीं पता। 1,20,00,000 कितनी? 1,20,00,000। अब तो क्लियर रहेगा। इसके आरबीसी में सेंटर नहीं। किसी का कमेंट अभी आया था, ऊपर चला गया है। याद रहेगा ना कि सबसे ज्यादा आरबीसी किसमें? ऊंट में। और कितनी होती हैं? 1,20,00,000। अब आपको बताना है कि सबसे कम आरबीसी, सबसे कम, सबसे ज्यादा आपने बता दिया किसमें? ऊंट में। अब अगर आपसे हम पूछ लें सबसे कम आरबीसी, सबसे कम आरबीसी किसमें पाया जाता है? विकल्प दे दें। हिरन, कुत्ता, मेढक। सबसे कम आरबीसी हिरन, कुत्ता, मेढक। बी, सी, बी, सी। वैसे ये क्रम से ही लिखा है, हिरन, कुत्ता, मेढक। इन तीनों में, तीनों को कभी आप देख लीजिएगा साथ में नहीं देंगे, ये क्रम से है। हिरन, कुत्ता, मेढक में सबसे कम आरबीसी पाई जाती है। हिरन, कुत्ता, मेढक में सबसे कम। हम ये जानबूझ के आपको बताने के लिए यही 3 विकल्प दिए हैं, लेकिन ये आपको एग्जामिनर कभी भी तीनों विकल्प नहीं देगा साथ में, क्योंकि हिरन, कुत्ता, मेढक इनमें क्या होती है? आरबीसी की संख्या कम होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी आरबीसी। सबसे बड़ी आरबीसी, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, और मुझे लगता है मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी एलिफेंट। आंसर आया है प्राची का एलिफेंट। उसका शारीरिक स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो आरबीसी भी बड़ी होंगी। इन तीनों में, हिरन, कुत्ता और मेढक में, आकाश पूछ रही तीनों में क्या सेम होता है? भाई इन तीनों में जो है, बस हम सेम की बात कोई चीज नहीं बताए हैं,
हमने बताया कि आरबीसी जो सबसे कम साइज की होती इन तीनों में होती है। अब हमने पूछा क्या है कि सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी, किसी ने आंसर बताया था एलिफेंट, फिर आंसर आ रहा है ब्लू व्हेल, कस्तूरी मृग, एलिफेंट, हिरन, चींटी, एलिफेंट, रहने दीजिए। मेढक में याद रखिएगा सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो मेढक में, सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है? मेढक में। सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है? मेढक में। और इसका साइज जानते हैं कितना? डायनासोर भी आंसर आ गया था, ऋषभ भारती कह रहे हैं डायनासोर। चलिए आंसर सही क्या है? सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है? मेढक में। और इसका साइज क्या होता है आपको पता है? 75 म्यू एम, 75 म्यू। सबसे बड़ी आरबीसी मेढक में और इसका साइज कितना होता है? 75 म्यू एम। अब ये भी बता दीजिए कि सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, सबसे बड़ी आपने बता दिया मेढक। अब आपको बताना क्या है कि सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी किसमें होती है? चींटी छोटी होती है। एंड सविता तिवारी, मनोज कुमार चींटी बता रहे हैं। प्राची, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। प्राची का आंसर सबसे सही है कस्तूरी मृग। और कस्तूरी मृग से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है ना। तो कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग में सबसे छोटी आरबीसी या कस्तूरी हिरन कह सकते हैं में सबसे छोटी आरबीसी होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी किसमें नहीं पाई जाती है, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें आरबीसी नहीं पाई जाती। मैंने बता दिया है कि आरबीसी किसमें नहीं पाई जाती। साइज के बारे में आपको जानकारी होगी, आरबीसी किसमें नहीं पाई जाती। क्वेश्चन पूछा गया है, साल डेढ़ साल पहले कोई एग्जाम था तो उसमें कोई किसी एग्जाम में ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसमें आरबीसी नहीं पाई जाए। आपको पता होना चाहिए कॉकरोच, है ना, कॉकरोच। इसीलिए कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। इसीलिए कॉकरोच का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। ये था आपका आरबीसी और मैंने ये प्रयास किया है कि आरबीसी से कुछ भी छूटे ना। अब अगली हेडिंग बना लीजिएगा डब्ल्यूबीसी। अगली हेडिंग बना लीजिएगा डब्ल्यूबीसी। अगली हेडिंग डब्ल्यूबीसी। अगली हेडिंग बना लीजिएगा डब्ल्यूबीसी। अगली हेडिंग डब्ल्यूबीसी। इसको क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूकोसाइट कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसे क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? ल्यूकोसाइट। अदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट, है ना। नोट करते चलिए। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। अदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट, है ना। अब आपका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसमें पिगमेंट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा पिगमेंट नहीं पाया जाता है ना।
कृष्णा बता रहे हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं सही है। इसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। अदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट है। पिगमेंट नहीं पाया जाता है ना? पिगमेंट क्या होता है? नहीं पाया जाता है। अब अगर आपको पूछे कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, इसीलिए WBC से हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनका निर्माण कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में, है ना? बोन मैरो में। पिगमेंट भैया कलर होता है। रामकृष्ण शुक्ला जी, प्रियंका भी पूछ रही है पिगमेंट क्या होता है? कलर होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता, कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है ना? आप नाम ही क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स या सेल्स व्हाइट होती है, कोई कलर नहीं होता। जैसे आरबीसी में क्या होता है? पिगमेंट पाया जाता है। आरबीसी में कौन सा है? हीम पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। समझ गए ना आप दोनों लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, अदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। पिगमेंट नहीं पाया जाता, कोई कलर नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए WBC से डीएनए टेस्ट होता है ना? और निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। और ये नष्ट कहाँ होती है, तो आप क्या बताएंगे? नष्ट कहाँ होती है? ब्लड में। सॉरी, ये नष्ट कहाँ होती है, तो आप क्या बताएंगे? ब्लड में। नष्ट कहाँ होती है, तो क्या बताएंगे? ब्लड में। ये नष्ट कहाँ होती है? ब्लड में। निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, है ना? और इनका जीवन काल, इनकी लाइफ साइकिल या जीवन काल, इनका जीवन काल कितना होता है? जीवन का कृष्णा, पूजा, दिव्या, इनका आंसर आ रहा है आकाश। भाई विवादित है, आप देख लीजिए अलग अलग बुक्स में WBC का जीवन काल अलग अलग दिया हुआ है। कोई 2 से 4 दिन, कोई 5 से 6 दिन, कोई 3 से 5 दिन। इसीलिए अभी मेरी नज़र में तो WBC के जीवन काल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, है ना? क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, और आप पहले से जानते हैं कि स्रोत आपका और मेरा दोनों लोगों का क्या है? बुक्स ही है ना? तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है इनका जीवन काल। कहीं लिखते हैं 2 से 4 दिन, कहीं लिखते हैं 3 से 5 दिन, कहीं लिखते हैं 5 से 6 दिन, है ना? तो इनके जीवन काल से बहुत क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस पाया जाता है, पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ल्यूकोसाइट नाम है, जीवन काल 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन, जो भी आप समझ लीजिए। निर्माण बोन मैरो में होता है। नष्ट कहाँ होती हैं? ब्लड में ही होती हैं, है ना? इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? WBC का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। नेहा सिंह चौहान बता रहे हैं 10 से 13 दिन भी। स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिव्या का आंसर आया, बहुत ही जल्द आया, और सही आंसर भी कह सकते हैं अमीबा, क्योंकि अमीबा का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए इनका भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनका स्ट्रक्चर कोई फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे अमीबा का भी स्ट्रक्चर से कोई फिक्स्ड नहीं होता, जहां पर होता है उसी के आकार में हो जाता है। इसी तरह से WBC का आकार भी कोई फिक्स्ड नहीं होता है, तो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर इनका हम कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं? अमीबा लाइक कह सकते हैं, है ना? फिक्स्ड नहीं होता है। अगर मान लीजिए WBC की कमी हो जाए, स्ट्रक्चर इनका फिक्स नहीं है, है ना? स्ट्रक्चर इनका फिक्स नहीं है। अगर WBC की कमी हो जाए, अगर WBC की कमी हो जाए तो आपको पता है इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हो या ना रहे हो, है ना? रहे हो या ना रहे हो, आपने कभी साइंस पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन इम्यून सिस्टम इस कोरोना ने आपको बता दिया कि इम्यून सिस्टम होता क्या है।
कोरोना की वजह से आपको प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से हो गई है ना। तो जब WBC की कमी होती है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, कमजोर हो जाता है। हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कुछ भी हो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि इस समय इसके बारे में बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत भी थी। तो जब WBC की कमी होती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। WBC का कार्य ही होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। विटामिन का, जैसे अगर मान लीजिए न्यूट्रिशन में बात करें तो विटामिन का कार्य होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। यहाँ WBC करती है। किसी प्रकार का कोई भी रोग हो, है ना, तो उससे जाकर के लड़ती कौन है, WBC। उससे कौन लड़ती है, WBC। तो अगर WBC की कमी हो जाएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि एड्स, है ना, नाम सुना है ना, एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा, आप कमेंट्स करके बताइए। सरल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। हमने नाम लिया है एड्स का, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। प्राची का आंसर आया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बिल्कुल सही है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और आप जानते हैं कि जो ये एड्स होता है वो किसकी वजह से होता है, जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स होता है, किससे होता है, HIV वायरस से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी एड्स किससे होता है, HIV से होता है। और इसमें क्या होता है, एड्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। जुकाम हो गया तो जुकाम TB में कन्वर्ट हो जाएगा, बुखार आ रहा है तो बुखार सही नहीं हो रहा, है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये HIV वायरस करता क्या है, आगे अभी बताएंगे आपको। WBC के प्रकार, और उसी में से एक प्रकार होता है T4 लिम्फोसाइट सेल्स। क्या होता है, T4 लिम्फोसाइट सेल्स। ये WBC का एक प्रकार है, ये WBC का क्या है, एक प्रकार है। HIV करता क्या है, इन्हीं WBC के जो T4 लिम्फोसाइट सेल्स हैं उन्हीं को जाकर के नष्ट कर देता है। T4 लिम्फोसाइट सेल्स को जब नष्ट कर देता है तो क्या होगा कि अब रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और कोई भी रोग हो गया तो उसी से मृत्यु हो सकती है। समझ रहे हैं ना। तो WBC का कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। बुखार अब कोरोना में बदल जाएगा, कृष्णा बता रहे हैं, है ना। चलिए समझ गए आप, बस यही अच्छा है ना, कि WBC का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम HIV वायरस से होता है, जिसमें HIV वायरस क्या करता है कि T4 लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है, और उसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है ना। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि इस कोरोना वाले में भी गांव के लोगों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। कोरोना का इफेक्ट गांव वाले लोगों पर नहीं पड़ा है ना। ज्यादा परेशान वही लोग हुए हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था, जो वृद्ध थे या जो बच्चे थे। सरकार ने भी जो गाइडलाइंस जारी किया था, 10 साल से कम वाले बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे और 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है, और ज्यादा बहुत जल्दी ये क्या हो सकते हैं, इस रोग की चपेट में आ सकते हैं, है ना। गांव वाले लोगों को देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए, अभी भी ले रहे हैं और आगे लेते भी रहेंगे। आप लोग भी ये करते रहिए। लेकिन गांव वाले लोगों ने
क्या कोई ऐसा मास्क, ये सब साबुन से हाथ धुलना, ये सब कुछ किया? नहीं किया ना। फिर भी आप सुने होंगे कि उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि उनके हुआ भी होगा तो उनको पता नहीं चला होगा। ऐसी रिपोर्ट भी आ रही हैं कि कोरोना से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, उनको स्वयं पता नहीं चला। जब उनके प्लाज्मा का टेस्ट किया गया था, पता चला कि ये तो कोविड पॉजिटिव थे। उनका क्या था? इम्यून पावर इतना अच्छा था, इम्यून पावर इतना अच्छा था कि उनको खुद ही पता नहीं चला। तो इम्यून पावर के बारे में आप लोग अच्छे से समझते रहिए। अगला एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, कूड़ा वाला क्या करता है? डेली कूड़ा उठाता है ना। आप जानते हैं कि उस कूड़े में तमाम वायरस, बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, है ना। लेकिन कूड़े वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि हम आप थोड़ी देर के लिए वहां पहुंच जाएं तो ढेर सारी बीमारियां क्या है, बटोर के ले आएंगे। छोटे बच्चों को देख लीजिए, कभी आपने देखा है कि जब डॉक्टर के पास आप किसी बच्चे को ले जाइए तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि ऐसा है, थोड़ा बहुत इस बच्चे को धूल में, मिट्टी में खेलने दिया करो। क्या डॉक्टर को नहीं पता है कि इस धूल और मिट्टी में क्या है, वायरस, बैक्टीरिया सब मौजूद हैं और बच्चे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर यही सोचता है कि ये क्या हो, इस बच्चे को इन्फेक्शन हो, और जब बच्चे को इन्फेक्शन होगा तो इसकी जो WBC हैं वो क्या करेंगी, इस वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ एक प्रतिरक्षा तंत्र, एक इम्यून पावर डेवलप कर लेंगी। क्या कर लेंगी? एक इम्यून पावर डेवलप कर लेंगी। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब कभी ये वायरस, बैक्टीरिया इसके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश या इन्फेक्ट करेगा तो ये ऑलरेडी जागरूक रहेंगी या सक्रिय रहेंगी और उस रोग से वो प्रभावित नहीं होगा। ये होता है इम्यून पावर, है ना। ये होता है इम्यून पावर। अब देखिए कुछ चीजें हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है, पहली बात तो WBC होती कितने प्रकार की हैं, तो याद रखिएगा 5 प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। और सबसे बड़ी WBC और सबसे छोटी WBC आपको बताना है। सबसे बड़ी WBC, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है और सबसे छोटी WBC आपको बताना है। सबसे बड़ी WBC और सबसे छोटी WBC। पांच प्रकार की तो होती है WBC, लेकिन सबसे बड़ी WBC और सबसे छोटी WBC आपको बताना है। सबसे बड़ी WBC और सबसे छोटी WBC। कुछ लोग बता रहे हैं मोनोसाइट। पहले सबसे बड़ी WBC बता दीजिए कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है। सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। और सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। अभी मैंने बता दिया कि WBC होती कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। WBC होती कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती? एक एक को आप क्रम से लिखते चलिएगा। एक एक को आप क्रम से लिखते चलिएगा। जैसे पहली क्या हो जाएगी? न्यूट्रोफिल्स। पहली क्या हो जाएंगी? न्यूट्रोफिल्स, है ना। इनके बारे में अगर कुछ पॉइंट हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूं। पहली क्या हो जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं कि जैसे जब आपने सेल पढ़ा होगा, जब आपने सेल पढ़ा होगा तो सेल में पढ़ा होगा लाइसोसोम। सेल और सेल ऑर्गेनेल्स में आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम। पढ़ा है ना? सेल और सेल में आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम।
और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जब आपने पढ़ा होगा सेल, तो सेल में क्या पढ़ा होगा? लाइसोसोम, और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं? आपको बताया गया होगा, क्योंकि जब कोई पैथोजेंस क्या होता है? जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये क्या है? पैथोजेंस। जब कोई पैथोजेंस अटैक करता है तो लाइसोसोम के अंदर एक पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है। समझ रहे हैं ना? क्लियर रहिएगा। सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स में क्या? लाइसोसोम है ना। मैंने पूछा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? उसका आंसर क्या हो जाएगा कि लाइसोसोम में क्या भरा होता है? एक पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जब कोई पैथोजेंस अटैक करता है तो इस लाइसोसोम से पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन होने लगता है, और कभी कभी पूरा सिक्रीशन हो जाता है। तो ये क्या होता है? लाइसोसोम फट जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। ये क्लियर रहेगा ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड है न्यूट्रोफिल्स। इसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स में लाइसोसोम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। न्यूट्रोफिल्स में लाइसोसोम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ना। तो बाहर से आने वाले पैथोजेंस को ये क्या करती हैं? नष्ट करती हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बताएं आप लोग। मैंने इसीलिए आपको कोशिका से लाइसोसोम समझा दिया है कि लाइसोसोम भी क्या करता है? कहीं ना कहीं पैथोजेंस को नष्ट करता है। और इस न्यूट्रोफिल्स में क्या है? लाइसोसोम की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो जो भी पैथोजेंस आएंगे उनको मारने का कार्य कौन करेगा? न्यूट्रोफिल्स करेगी, नहीं करेगी? क्लियर है? ठीक, समझ में आ गया? अच्छी बात है। तो ये क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स, इसमें लाइसोसोम की मात्रा ज्यादा होती है और ये पैथोजेंस को नष्ट करते हैं। अगला है बेसोफिल्स। नंबर 1 था न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 लिख लीजिएगा बेसोफिल्स। नंबर 2 क्या हो जाएगा? बेसोफिल्स, है ना। जो हानिकारक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं एलर्जी हो गई, है ना, एलर्जी हो गई। जो हानिकारक सब्सटेंस सॉरी पानी पी लेता हूं थोड़ा। बेसोफिल्स का काम क्या होता है कि जैसे कोई हानिकारक सब्सटेंस है, कोई हानिकारक सब्सटेंस है, उसके प्रति ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? पैथोजेंस को नष्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रही हैं? न्यूट्रोफिल्स पैथोजेंस को नष्ट कर रही हैं। पैथोजन का मतलब मैंने बता दिया, वायरस, बैक्टीरिया, यानी इन्फेक्टियस मटेरियल। बेसोफिल्स क्या करते हैं कि जो भी हानिकारक सब्सटेंस होते हैं उनके खिलाफ ये क्या उत्पन्न कर देते हैं? एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। तीसरा आप लिख लीजिएगा मोनोसाइट। तीसरा क्या हो जाएगा? मोनोसाइट्स। तीसरा क्या हो जाएगा? मोनोसाइट्स। ये क्या करते हैं? बाहर से आने वाले जीवाणु को नष्ट करती हैं। बाहर से आने वाले जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो क्या बताएंगे? मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। अगला यहां लिख लीजिएगा नंबर 4। नंबर 4 हो जाएगा इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स नंबर 4 क्या हो जाएगा? इस्नोफिल्स। ये क्या करते हैं? त्वचा से संबंधित बीमारियों को सूचित करते हैं।
करती हैं। त्वचा से संबंधित बीमारियों को सूचित करने का कार्य कौन करती है? इस्नोफिल्स। अगला लिख लीजिएगा नंबर 5। नंबर 5 हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। नंबर 5 क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट्स, है ना। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी का निर्माण। लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण। मुझे लगता है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्लियर हुआ डब्ल्यूबीसी के बारे में? चलिए, अच्छी बात है। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है ना। डब्ल्यूबीसी की अगर कमी हो जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और अगर डब्ल्यूबीसी में वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी में अगर वृद्धि, ब्लड कैंसर, बिल्कुल सही है। डब्ल्यूबीसी में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर। अगली हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, प्लेटलेट्स। अगली हेडिंग 4 पॉइंट रिपीट। मोहित अवस्थी कह रहे हैं 4 पॉइंट रिपीट। 4 पॉइंट मतलब न्यूट्रोफिल्स समझ में आ गया था। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम ज्यादा मात्रा में, तो बाहर से आने वाले पैथोजन को नष्ट करते हैं। बेसोफिल्स ये किसी भी हानिकारक सब्सटेंस के प्रति क्या करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करती हैं। मोनोसाइट्स क्या करती हैं? बाहर से आने वाले जीवाणुओं को मारती हैं। इस्नोफिल्स क्या करते हैं कि ये जैसे त्वचा से संबंधित, स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको क्या करते हैं? सूचित करती हैं, सुरक्षित रखती हैं। त्वचा से संबंधित, सूचित शब्द से मैंने बोल दिया था, सॉरी। इस्नोफिल्स क्या करती है? त्वचा से संबंधित बीमारियों को, त्वचा से संबंधित बीमारियों से सुरक्षित रखने का कार्य इस्नोफिल्स करती। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करती। अब समझ में आ गया मोहित जी? बताएं, त्वचा से संबंधित बीमारियों को से सुरक्षित रखती है कौन? इस्नोफिल्स। बताइए, समझ में आ गया आपके? ओके, ठीक है। तो आप चलते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। हेडिंग बना लीजिएगा प्लेटलेट्स। हेडिंग बना लीजिएगा प्लेटलेट्स। अगली हेडिंग बना लीजिएगा प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। इनका नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था? जब मैंने बताया आरबीसी तो इसमें क्या था? न्यूक्लियस नहीं था, पिगमेंट था। जब बताया मैंने डब्ल्यूबीसी तो इसमें न्यूक्लियस था लेकिन पिगमेंट नहीं था। वहां क्लियर थे, है ना। प्रियंका सिंह कह रही हैं बहुत शानदार पढ़ाते हैं आप सर, धन्यवाद। बस आप लोग जब साथ में होते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है। और प्रयास ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा दूँ, बस जो मुझे आता है ना। और बहुत मैंने पीएचडी की भी नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें हैं वो पूरा सिखाने का प्रयास करता हूँ और कुछ न कुछ नया आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जो होता है उसे खोज कर लाता हूँ, है ना। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अच्छे शब्द सुनने में सबको अच्छा लगता है। आरबीसी में मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या है? डब्ल्यूबीसी में मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या है? न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन पिगमेंट नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स में याद रखिएगा, प्लेटलेट्स में याद रखिएगा कि पिगमेंट और न्यूक्लियस दोनों नहीं पाया जाता है।
इसमें ना पिगमेंट और ना न्यूक्लियस। याद रहेगा ना, जब आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है पिगमेंट नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है पिगमेंट नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में ना तो पिगमेंट है और ना न्यूक्लियस है। क्लियर रहेगा ना। बिल्कुल रामकृष्ण, हम लोग आपके साथ में हैं हमेशा, जब भी हमारी जरूरत है आपको, हम आपके साथ में ही रहेंगे। यहाँ याद रखिए प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इसमें पिगमेंट और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण भैया याद रखिएगा बोन मैरो में। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है ना। निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। और नष्ट कहाँ होते हैं? ब्लड में। नष्ट कहाँ होते हैं? ब्लड में। नष्ट कहाँ होती है? ब्लड में ही। निर्माण कहाँ? बोन मैरो में। नष्ट कहाँ होती है? ब्लड में। याद रखिएगा इनका जीवन चक्र जो होता है वो 5 से 7 दिन। जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन। इनमें भी कुछ अलग अलग दे देते हैं, लेकिन याद रखिए 5 से 7 दिन। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे डेंगू जब होता है, डेंगू है ना, डेंगू ये किससे होता है? एक मच्छर होता है जिसका नाम क्या होता है? एडीज एजिप्टिस। क्या होता है? एडीज एजिप्टिस, है ना। डेंगू जो होता है एडीज एजिप्टिस से होता है। डेंगू किससे होता है? एडीज एजिप्टिस से होता है। डेंगू किससे होता है? एडीज एजिप्टिस से होता है। और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। फीवर आता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। वैसे सामान्यतः जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होती। बुक्स में आपको लिखा मिलेगा 1.5 लाख से 2.5 लाख तक। लेकिन जब आप मेडिकल या मान लीजिए चेक करवाने पहुंचेंगे तो उसमें जो डाटा देते हैं 1.5 लाख से 4 लाख का देते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। लेकिन डेंगू फीवर में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। और ये प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए एक रोग होता है हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? हीमोफीलिया। और इस हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि ये आनुवांशिक रोग है। ये आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है ना। जेनेटिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। कहीं अगर चोट लग गई है तो चोट लगने के बाद क्या होगा कि सामान्यतः 2 से 3 मिनट में क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन अगर हीमोफीलिया से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता, निरंतर ब्लड बहता रहेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ना। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना। डेंगू फीवर में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात आई है तो यहाँ पर सारी चीजों को एक साथ कर लीजिए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन सहायक होता है। एक तो नंबर 1 ब्लड क्लॉटिंग की हम बात कर रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। दूसरा आपको पता होना चाहिए जैसे कैल्शियम तत्व। कैल्शियम भी क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन भी क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, है ना, फाइब्रिनोजन, ये सब क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। इतने लोग मिलकर के क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाने में जुटे रहते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ना जमने पाए, नेचुरली एक पदार्थ होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक प्रकार का प्रोटीन है, उसका नाम क्या है? हिपैरिन। और हिपैरिन का निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है, याद रखिएगा लीवर में होता है। और हिपैरिन का कार्य क्या होता है? हमारे रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकना। क्लियर हो गया है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स अगर क्लियर हो गया है तो आप अगली हेडिंग बना लीजिएगा हीमोग्लोबिन।
अगली हेडिंग बना लीजिएगा हीमोग्लोबिन। अलग से मैं बताऊंगा हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन अगली हेडिंग बना लीजिएगा हीमोग्लोबिन। अब इसमें आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन इसमें एक हो जाएगा हीम, ये क्या होता है, पिगमेंट होता है। हीम क्या होता है, पिगमेंट होता है। और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। हीम आयरन भी कह सकते हैं। हीम क्या है, पिगमेंट है, और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी कैसी दिखाई पड़ती हैं, लाल कलर की दिखाई पड़ती। याद रखिए भैया, हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। और इनकी मात्रा कितनी होती है शरीर में, लगभग 15 ग्राम। 15 ग्राम ब्लड में, मिलीमीटर के हिसाब से हम बता रहे हैं 15 ग्राम, है ना। जैसे ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन में पिगमेंट कौन सा हो जाएगा, हीम, और ग्लोबिन क्या हो जाएगा, प्रोटीन। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। मैंने बताया है कि ऑन एवरेज व्यक्ति में पर 100 ग्राम ब्लड में लगभग 15 ग्राम क्या होता है, पर 100 ग्राम रक्त में, 100 ml रक्त में 15 ग्राम, 100 ml रक्त में। यहाँ थोड़ा आप मत कंफ्यूज होइएगा, हम जल्दबाजी में बोल गए, हो सकता है कुछ ग्राम और मिलीग्राम में आपको दिक्कत हो गई हो, है ना। लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा कि 100 ml रक्त में 15 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब क्लियर हो जाएगा ना। ऑन एवरेज व्यक्ति में 100 ml रक्त में 15 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्लियर। अब देख लीजिएगा, इसमें आपसे पूछ लेते हैं, मेल में पूछा जाए, अगर यही चीज पूछ लिया जाए कि 100 ml हम ले रहे हैं, 100 ml ही लेकर के चल रहे हैं, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए मेल में, तो मेल में कितना हो जाएगा, 14 से 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में। अगर पूछ लिया जाए फीमेल में, अगर पूछ लिया जाए फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो याद रखिएगा 13 से 14 ग्राम, 13 से 14 ग्राम। अगर पूछ लिया जाए बच्चों में, चाइल्ड में, तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, चाइल्ड में हो जाएगी ना। तो चाइल्ड में कितना होता है, तो आप क्या बता देंगे, 20 से 22 ग्राम पर 100 ml के अनुसार ये डाटा है। मेल में 14 से 15, फीमेल में 13 से 14, चाइल्ड में कितना, 20 से 22। चाइल्ड में कितना,